हाय एवरीवन, मेरा नाम है रोहन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डाटा सफिशिएंसी चैप्टर। तो जैसा आप सभी को मालूम है कि ये चैप्टर जो है डाटा सफिशिएंसी इसी बार इंट्रोड्यूस हुआ है 2022 के सीजीएल मेंस में। इससे पहले कभी नहीं पूछा गया, बट आने वाले एग्जाम में ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है ये चैप्टर पीटी में भी पूछा जा सके, जो 2023 का पीटी होने वाला है जुलाई से, उसमें भी पूछा जा सकता है और मेंस में तो पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि मेंस में 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। हो सकता है पीटी में 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाए इससे। तो इस चैप्टर को आप छोड़ के बिल्कुल भी मत जाइएगा। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बस एक बार थ्योरी इसकी देख लेनी है, उसके बाद ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। फिर आपके इस जब भी एग्जाम में इसके क्वेश्चन आएँगे तो आप आसानी से कर सको। ठीक है? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अच्छा, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है @इंग्लिश अंडरस्कोर किंग 07। अगर आप इसे सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आपको हमारे चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप उस पे जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डाटा सफिशिएंसी चैप्टर को। तो देखिए, डाटा सफिशिएंसी चैप्टर जो है वो बहुत सारे चैप्टर का मिक्सचर है। मतलब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि इसी चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, इसमें बहुत सारे चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसमें इस वीडियो में क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये डाटा सफिशिएंसी में क्या होता है, ऑप्शन भी कंफ्यूजन होते हैं, स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता कि ऑप्शन का मतलब क्या है। तो हम सारे ऑप्शन को समझेंगे। फिर हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स, किस किस टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं डाटा सफिशिएंसी में, और सारे टाइप्स के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेंगे। और साथ में हम सीजीएल मेंस 2022 के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो भी हम सारे डिस्कस कर लेंगे। तो इतना अगर आप कर लेते हो तो फिर आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आप ऑप्शन को पढ़िए, ए से लेकर के ई ऑप्शन तक। यहाँ पे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है। तो आप सबसे पहले ए से लेकर ई ऑप्शन को पढ़िए एक बार, क्या कह रहा है। ए से ई, वीडियो पॉज कीजिए और फिर उसके बाद पढ़िए क्या क्या लिखा हुआ है। और हाँ, जब भी आप वीडियो देखते हो ना इस तरह की कोई भी, तो आप क्या करो, कॉपी और पेन लेके बैठो और मेरे सॉल्व करने से पहले आप खुद सॉल्व करके देखो। तभी आप कुछ लर्न कर पाओगे। नहीं तो फिर मैं अगर बताता जाऊंगा और आप इसे मूवी की तरह देखोगे तो फिर एग्जाम में या फिर आप मॉक भी दोगे तो उसमें क्वेश्चन हिलेंगे नहीं आपसे। तो सबसे इसका बेस्ट तरीका है कि आप कॉपी और कलम लेके बैठें, और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन दूंगा तो आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करके देखें, फिर आप सॉल्यूशन दें। ठीक है? तो चलिए, अब ऑप्शन आपने पढ़ लिया होगा तो अब मैं स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दे रखा होगा। मैं तो इसमें सिर्फ डायग्राम बना के बता रहा हूँ आपको, बस ये मैं ऑप्शन समझा रहा हूँ, ए से लेके ई ऑप्शन का मतलब क्या है। आगे जो हमारे चैप्टर आएंगी तो उसमें हम सारे टाइप्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम में आएंगे। ये एग्जाम्पल मैंने बहुत ही सिंपल लिया हुआ है, एक रेक्टेंगल का, तो जिसके माध्यम से मैं आपको ऑप्शन समझाना चाहता हूँ। ठीक है? तो इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि इससे मिक्स ना करें। तो देखिए, ये हमारे पास क्या दे रखा है, रेक्टेंगल। सारे केस में 1 से 5 तक में ये सारे हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है। और हमें क्या निकालना है, एरिया। एरिया क्या होगी, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है हमारे पास फॉर्मूला। चलिए, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रेक्टेंगल दे रखा है और इसमें क्या होगी, दो स्टेटमेंट दे रखी, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट जनरली हमारे एग्जाम में क्या होगी, दो स्टेटमेंट आएंगे। जैसे हमारे पास ये पहला स्टेटमेंट है और ये दूसरा स्टेटमेंट है और ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, रेक्टेंगल दे रखा है और हमें फाइंड क्या करना है, एरिया। और हमें बताना है कि किस स्टेटमेंट का यूज करके हम एरिया को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं, पहले वाला। पहले में क्या दे रखा है, लेंथ इज इक्वल टू 10 एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 2। तो क्या हम एरिया फाइंड कर सकते हैं? हाँ, फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी। यहाँ पे हमारे पास लेंथ 10 है और ब्रेथ 2 है। एरिया क्या हो जाएगी, 20। तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं एरिया। हाँ, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, लेंथ इज इक्वल टू 20।
तो क्या लेंथ इक्वल टू 20 से क्या हम एरिया फाइंड कर सकते हैं? नहीं फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एरिया में हमारे पास दो टर्म है ना, लेंथ और ब्रेथ। तो हमारे पास ब्रेथ दे ही नहीं रखा, तो हम कैसे फाइंड कर लेंगे एरिया? तो इस केस में हम नहीं फाइंड कर सकते। अब कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट होगा कि सर यहाँ पे तो ब्रेथ दे रखा है, तो क्या हम इसको यूज नहीं कर सकते इस वाले स्टेटमेंट में? तो इसका आंसर है नहीं, आप यूज नहीं कर सकते। जब भी हम स्टेटमेंट चेक करते हैं तो दोनों को इंडिपेंडेंट अलग अलग चेक करते हैं। पहले हम फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को चेक करेंगे, सेकेंड वाले को भूल जाएंगे। जब सेकेंड वाले को चेक करेंगे तो फर्स्ट वाले को भूल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने पहले फर्स्ट वाले को चेक किया, सेकेंड वाले को भूल गए थोड़ी देर के लिए, फिर सेकेंड वाले को जब चेक करने गए तो फर्स्ट वाले को भूल गए। तो इस केस में क्या हो जाएगी, सेकेंड केस में हम एरिया फाइंड नहीं कर सकते, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगा। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। ओनली वन इज सफिशिएंट, वन अलोन इज सफिशिएंट एंड टू अलोन इज नॉट सफिशिएंट। तो अब देखिए ऑप्शन को एक बार पढ़ते हैं वापस से। देखिए हमारे पास ए में क्या दे रखा, ए वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा, इफ द डाटा इन स्टेटमेंट वन, if the data in statement 1 alone is sufficient, if the data in statement 1 alone is sufficient to answer the question, while the data in statement 2 alone is not sufficient to answer the question। तो इस केस में हमारे पास सही हो रहा है, जो डाटा हमारे पास वन है, जो स्टेटमेंट वन, वो सफिशियंट है आंसर बताने के लिए, जबकि टू नहीं है। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड में देखो, सेकेंड में लेंथ दे रखा है 15, तो हमने क्या बताया, जब आप फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक करते हो तो सेकेंड वाले को आपको नहीं देखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में सिर्फ एल दे रखा है 15, ब्रेथ नहीं दे रखा, तो हम इस केस में एरिया फाइंड नहीं कर सकते। इस केस में हम फाइंड कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इस केस में क्या है, वन इज नॉट सफिशिएंट बट टू इज सफिशिएंट। वापस से देखिए, डाटा इन स्टेटमेंट टू, डाटा इन स्टेटमेंट टू इज सफिशिएंट वाइल डाटा इन स्टेटमेंट वन इज नॉट सफिशिएंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब चलिए थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। थ्री में देखिए, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक कर रहे हैं, सेकंड वाले को भूल जाना है। तो लेंथ इक्वल टू 10 और ब्रेथ इक्वल टू 2, क्या हम एरिया फाइंड कर सकते हैं? हाँ, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सेकंड वाले में क्या हम फाइंड कर सकते हैं? हाँ। तो दोनों स्टेटमेंट अलग अलग सफिशियंट है एरिया बताने के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका मतलब होता है आइदर वन और टू। तो देखिए सी स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। सी स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, डाटा इन स्टेट आइदर इन स्टेटमेंट वन अलोन, और का मतलब क्या होता है, या तो स्टेटमेंट वन या फिर स्टेटमेंट टू, और इन स्टेटमेंट टू अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो इसके अगर दोनों स्टेटमेंट हमारे पास सही हो जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ हमारे पास क्या दे रखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट एल इक्वल टू 10, ब्रेथ हमारे पास नहीं दे रखा, तो ये क्या हो जाएगा, इससे हम एरिया फाइंड नहीं कर सकते। अब इस केस में देखो, सेकेंड में, सेकेंड में क्या दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है। टू डिजिट प्राइम नंबर, टू डिजिट प्राइम नंबर क्या क्या होती है हमारे पास, 11, 13, 17, बहुत सारे टू डिजिट प्राइम नंबर हमारे पास है। तो क्या इस केस में हम एरिया को फाइंड कर सकते हैं सिर्फ, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ब्रेथ दे रखा है, लेंथ तो दे नहीं रखा, तो इस केस में भी हम नहीं फाइंड कर सकते। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब हमारे पास दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, यहाँ पे क्या हो गई, दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई, तो अब हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, वन और टू दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब हमारे पास दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाए, बोथ स्टेटमेंट रॉन्ग, तब हम क्या करते हैं, कंबाइन। उससे पहले कभी भी कंबाइन मत करना। अगर कोई भी एक स्टेटमेंट सही हो जाए तो हम कंबाइन कभी भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे चूंकि दोनों स्टेटमेंट गलत हो चुकी है, तो हम कंबाइन करेंगे। अब कंबाइन करके देखेंगे, वन और टू को दोनों को कंबाइन करेंगे। दोनों को कंबाइन करने का क्या मतलब है, कि दोनों स्टेटमेंट को हम अब एक ही स्टेटमेंट मान के यूज करेंगे। मतलब दोनों हमारे पास ये दोनों डाटा दे रखी है, हमारे पास क्या दे रखा है, लेंथ इज इक्वल टू 10 फर्स्ट स्टेटमेंट में, और सेकेंड स्टेटमेंट में हमारे पास ब्रेथ क्या दे रखा, 11, 13, 17, बहुत सारे दे रखे। तो क्या इस केस में ब्रेथ तो फिक्स है नहीं, या तो 11 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, आगे चले जाओ तो 19 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं पॉसिबल। तो अगर इस केस में तुम एरिया फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर ब्रेथ ये होगी तो एरिया अलग आएगी, 13 होगी तो अलग आएगी, 23 होगी तो अलग आएगी। इस केस में भी हम एरिया फाइंड नहीं कर सकते। यानी वो स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों को मिलाने के बाद भी हम एरिया फाइंड नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी का मतलब क्या होता है, चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। डी का मतलब होता है, डाटा इन बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू टुगेदर। टुगेदर का मतलब क्या होता है,
साथ में, इन दोनों को अगर हमने साथ में मिला दिया, साथ में मिलाने का मतलब क्या हुआ, कंबाइन कर दिया हमने। कंबाइन करने के बाद भी नॉट सफिशिएंट है टू आंसर द क्वेश्चन, क्योंकि हमें एरिया बतानी थी। दोनों को हमने कंबाइन भी कर लिया तो भी हम क्या कर रहे हैं, उसका एरिया नहीं बता पा रहे, तो इसका इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वाला। देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास लेंथ दे रखा है 10, क्या हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, नहीं। सेकंड केस में हमारे पास पेरीमीटर दे रखा है 30, क्या हम इससे 30, क्या इससे हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, नहीं। अब इस स्टेटमेंट को यूज मत कर लेना, क्योंकि मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ ना कि जब आप फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करो तो सेकंड को भूल जाओ, सेकंड चेक करो तो फर्स्ट को भूल जाओ। तो अभी हम सेकंड को चेक कर रहे हैं, तो पेरीमीटर 13 दे रखा है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, 2 × L + B = 30 दे रखा है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, L + B 15 आ जाएगा। लेकिन हमें लेंथ तो पता नहीं है, न ब्रेथ पता है। सेकंड स्टेटमेंट में लेंथ थोड़ा ना दे रखा, तो तुम क्या पता कर सकते हो लेंथ और ब्रेथ कितनी होगी। जब तुम लेंथ और ब्रेथ नहीं फाइंड कर सकते, तुम पेरीमीटर एरिया भी फाइंड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत। अब मैंने क्या बताया था आपको, जब फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों गलत हो जाए तो हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं इसको। चलो कंबाइन करके देखते हैं। अगर हमने इसको कंबाइन किया तो हमारे पास लेंथ क्या दे रखा, 10, और यहाँ पे क्या दे रखा, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर वाले इक्वेशन से क्या आ गई थी हमारे पास इक्वेशन, L + B = 15। अब देखो यहाँ पे लेंथ 10 दे रखा, तो ब्रेथ कितना आ जाएगा, 15 - 10 = 5। अब हमारे पास लेंथ आ गई 10 और ब्रेथ आ गई 5, तो क्या हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, हाँ। एरिया क्या हो जाएगी, 10 × 5 = 50। तो क्या हम दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करने के बाद जब हमने 1 + 2 दोनों को कंबाइन किया, तो क्या हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, हाँ। इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब चलिए ये स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट क्या दे रखा है हमारे पास, डाटा इन बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 टुगेदर, जब दोनों को हमने कंबाइन किया, टुगेदर मतलब कंबाइन, जब हमने 1 और 2 दोनों को साथ में लिया, कंबाइन किया, तब हमारे पास क्या है, वो नेसेसरी है, मतलब दो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों साथ में जरूरी है, तभी हम एरिया बता पा सकते हैं। क्योंकि इस केस में क्या है तुम्हारे पास, अगर तुम सिर्फ स्टेटमेंट वन वन को लेते हो तो तुम एरिया नहीं बता पा सकते, नहीं बता सकते। सिर्फ 2 को यूज करोगे तो नहीं बता सकते, लेकिन जब हम 1 और 2 दोनों को साथ यूज कर रहे हैं तब हम एरिया बता पा रहे हैं। इस केस में क्या हो जाएगा, आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैंने जितना कुछ अभी मैंने बताया उसको मैं एक कंक्लूजन के रूप में आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या डिस्कस करी है अभी तक। तो देखो कंक्लूजन इसका क्या निकल के आता है। देखो केस वन में क्या है कि हमारे पास स्टेटमेंट 1 सही हो जाए और स्टेटमेंट 2 गलत हो जाए, तो इस केस में आंसर क्या होता है हमारे पास, ई। स्टेटमेंट डाटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट, बट डाटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। केस 2, जब हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाए और सेकेंड स्टेटमेंट सही हो जाए, तो इस केस में आंसर क्या होता है, बी। बी का मतलब क्या हुआ, डाटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट, बट डाटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट। अब केस 3 देखते हैं। केस 3 में हमारे पास 1 भी सही हो जाए और 2 भी सही हो जाए, तो इस केस में क्या हो जाता है हमारे पास, आंसर सी। आइदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अब केस 4 देखते हैं। केस 4 में हमारे पास क्या होता है, 1 भी गलत हो जाए और 2 भी गलत हो जाए। जब दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है, दोनों को हम कंबाइन, इस केस में तो क्या होता है, कंबाइन करना होता है हमें, 1 और 2 को, दोनों को हमें कंबाइन करके देखना है। जब भी दोनों स्टेटमेंट गलत हो तभी कंबाइन करना है, उससे पहले कभी भी कंबाइन मत करना। देखो इस केस में हमने कंबाइन किया नहीं किया ना, क्योंकि एक स्टेटमेंट सही था, इसमें इसमें ये वाला स्टेटमेंट सही था, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही था, तो हमने कभी 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 भी कंबाइन नहीं किया। लेकिन जब दोनों स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाते हैं तब हम कंबाइन करते हैं। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है, पहला पॉसिबिलिटी ये है कि जब हमने इन दोनों को कंबाइन किया तब भी हम आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी। यानी कि डाटा इन स्टेटमेंट 1 और 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। और एक केस क्या हो सकता है कि जब हम दोनों को मिलाए तब हम आंसर तक पहुंच पा रहे हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर ई हो जाएगा। ई का मतलब क्या हुआ कि दोनों की रिक्वायरमेंट है हमारे पास, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों रिक्वायर्ड है आंसर को बताने के लिए, तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा हमारे पास। तो ये कंक्लूजन हो सकता आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, देखो कि हमने तो ये तुम्हें बता दिया कि ए का मतलब क्या है, ए ऑप्शन का, बी ऑप्शन, सी डी, ये सारे बता दिए। बट एग्जाम में क्या होगा, ये ऑर्डर चेंज हो सकता है।
मैंने जो ऑर्डर बताया है ए बी सी डी ई का, हो सकता है ये ऑप्शन का ऑर्डर आपको अलग दे रखा हो एग्जाम में। और जब एसएससी का एग्जाम होता है इसमें 5 ऑप्शन ना होते हैं, 4 ही ऑप्शन होते हैं, तो हो सकता है आपको ए बी सी डी दे दिया जाए या फिर बी सी डी ई दे दिया जाए। इस पांचों में से कोई भी 4 ऑप्शन दे दिया जाए और ऑप्शन का ऑर्डर जो होगा वो ऑर्डर चेंज हो सकता है। ऑर्डर जो होगा वो चेंज हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन है तो आपको स्टेटमेंट बहुत ही अच्छे से पढ़ना है कि क्या स्टेटमेंट दे रखा है, किस ऑप्शन में क्या स्टेटमेंट दे रखा है, फिर उसके बाद आप ऑप्शन टिक करोगे। ठीक है, ये नहीं कि यही ऑप्शन आप रट के चले जाओ, ए में ये होता है बी में ये होता है, फिर आप गलत करके आओगे एग्जाम में। तो आप स्टेटमेंट को एग्जाम में सही से पढ़, ठीक है। लेकिन हम जो भी क्वेश्चन अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उस सारे में हम यही ऑप्शन मान के चलेंगे, क्योंकि अब मैं बार बार आपको स्टेटमेंट लिख के तो नहीं दिखाऊंगा ना हर क्वेश्चन है, फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप सब ये ऑप्शन को याद कर लोगे कि ए का क्या मतलब होता है, जिसमें वन स्टेटमेंट गलत हो जाए, सेकंड सही, वन स्टेटमेंट सही हो जाए, सेकंड गलत हो जाए। बी का मतलब होता है वन गलत हो जाए, सेकंड सही हो जाए। सी का मतलब होता है दोनों स्टेटमेंट सही हो जाए। और इसके बाद जब दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाए उसके बाद हम दोनों को कंबाइन करके देखते हैं। अगर कंबाइन करने के बाद भी गलत हो जाए तो डी ऑप्शन होता है। अगर कंबाइन करने के बाद सही हो जाए तो ई ऑप्शन सही होता है हमारे पास। होप ये आपको क्लियर होगा। तो ये हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन चैप्टर था। तो होप आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि ये कितने टाइप के इसमें क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं। चलिए देखते हैं हम। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि डाटा सफिशिएंसी चैप्टर जो होता है वो अकेले में कोई अलग से चैप्टर नहीं है। इसमें क्या होता है, ये जितने सारे मैंने आपके नाम लिख लिख रखे हैं, इन सारे इन सारे से डाटा सफिशिएंसी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब भी आप डाटा सफिशिएंसी चैप्टर पढ़ने आए हो तो आपका ये चैप्टर आपका स्ट्रांग होना चाहिए। आपको सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आने चाहिए कि कैसे उनको हम सॉल्व करते हैं, डायरेक्शन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, रैंकिंग ऑर्डर, पजल और बहुत सारे मिसलेनियस। मेनली क्वेश्चन इसी से आएगा। जो हमारे सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आए हैं वो सारे 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं 4 शिफ्ट में, पर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से पूछे गए हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगले बार भी क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से है, हो सकता है डायरेक्शन से पूछ ले, ब्लड रिलेशन से पूछ ले, रैंकिंग ऑर्डर से पूछ ले, पजल से पूछ ले। तो आपको ये सारे चैप्टर क्या करने चाहिए, स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। ये सारे चैप्टर ऑलरेडी एसएससी के एग्जाम में आते हैं पजल को छोड़ के। पजल से भी एक आध क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं कभी कभार। ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी एसएससी में आते हैं। तो आपको ये चैप्टर तो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। अगर आपके ये चैप्टर चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको ये चैप्टर पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, फिर आपको तभी आपको डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन में बहुत ही मतलब दिक्कत नहीं आएगी, फिर आसानी से फिर आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि मैंने जो थ्योरी बता दी उतना सफिशिएंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप जब दो चार क्वेश्चन देख लोगे कैसे सॉल्व होते हैं, फिर आप डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। लेकिन उससे पहले क्या होना चाहिए, आपके ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ रखा कहीं से तो आपको पहले ये चैप्टर पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद डाटा साइंस के क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं ऐसे आशा करता हूँ कि आपके ये चैप्टर ऑलरेडी आते हैं। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन है। अब इसको आप क्या करना है, आपको मैंने पहले बताया था कि आपको कॉपी और कलम लेके बैठना है। जब भी मैं क्वेश्चन लूँ तो पहले आपको वीडियो पॉज करना है और पहले आपको खुद से सॉल्व करके देखना है कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, फिर आप उसके बाद आप सोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारे पास दे रखा है, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, व्हाट इज द रैंक ऑफ के फ्रॉम टॉप। के की रैंक हमें बतानी है टॉप से। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं हमारे पास, 40। तो चलिए अब हम पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक करते हैं। क्या बताया मैंने, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक करना है तो सेकेंड वाले को भूल जाना है। अभी हम सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट को करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दे रखा है हमारे पास, एम इज 18th रैंक फ्रॉम द टॉप। इधर हम टॉप मान लेते हैं, इधर हम बॉटम मान। तो एम की रैंक दे रखी है 18th फ्रॉम टॉप, मतलब इस साइड से एम की रैंक है 18। और उसके बाद कह रहा है एल इज 13th रैंक फ्रॉम द लास्ट। लेट सपोज यहाँ कहीं पे एल है और इसकी रैंक इस साइड से दे रखी है 13। ठीक है, और कह रहा है के एंड के रैंक एग्जैक्टली बिटवीन एम एंड एल। और जो के है वो एम और एल के बिल्कुल बिल्कुल बीच में बैठा है, मतलब जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे होंगे उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ होंगे। ठीक है, तो अब तुम्हें बतानी कि तुम क्या इतना सारा तुम्हें स्टेटमेंट दे रखा, अब तुम्हें बतानी कि के की रैंक क्या होगी टॉप से।
तो देखो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास एल की रैंक दे रखी है ना 13, इस साइड से दे रखी है फ्रॉम बॉटम। देखो तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है, तो क्या तुम एल की रैंक टॉप से बता सकते हो? हाँ बता सकते हो ना, कैसे बता सकते हो? 14 माइनस 13 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 28। एल की रैंक क्या हो जाएगी इस साइड से? 28। अब देखो तुम्हारे पास एम की रैंक इस साइड से पता है टॉप से, एल की रैंक भी टॉप से पता है 28। तो तुम क्या इस दोनों के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हो एम और एल के बीच में? हाँ, क्या हो कैसे निकाल सकते हो? 80 28 माइनस 18 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 9। अब तुम्हें पता चल गई एम और एल के बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है? 9 स्टूडेंट्स है। तो 9 स्टूडेंट्स है तो 4 यहाँ बैठे होंगे, 4 यहाँ बैठे होंगे और एक के तो है ही, तो टोटल 9 स्टूडेंट्स हो गए। अब तुम्हें के की रैंक पता चल जाएगी। कैसे पता चलेगी? एम का रैंक कितना है? 14 सॉरी 18। फिर यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो 18 और 4 22, और यहाँ पे एक के, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? 23 फ्रॉम द टॉप। क्या तुम बता पा रहे हो के की रैंक? हाँ बता पा रहे हो, तो वन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बट देखो एग्जाम में तुम्हें क्या करना है, इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो तुम्हें के की रैंक पूछ तो नहीं रहा कहीं पे भी कि के की रैंक क्या है, 23 है या 24, क्या फर्क पड़ता है के की रैंक क्या हो। तुम्हें बस ये पता करना है कि तुम पता कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो देखो एग्जाम में क्या करोगे वो मैं बताऊं। एग्जाम में तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना। एग्जाम में तुम्हें बस पता करना है कि तुम इसकी रैंक पता कर सकते हो कि नहीं कर सकते के की। तो देखो हमारे पास एम की रैंक पता है 18 और एल की रैंक पता है 13 बॉटम से। तुम सीधा मन में सोचो, क्योंकि एल की रैंक हमें पता है 13 बॉटम साइड से, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है, तो क्या हम एल की रैंक इस साइड से पता कर सकते हैं? हाँ पता कर सकते हैं। कितनी आएगी उससे हमें मतलब नहीं है, बट हम पता जरूर कर सकते हैं। जब हमें एल की रैंक इस साइड से पता चल जाएगी टॉप से, और एम की रैंक भी पता है टॉप से, तो हम इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, कितनी आएगी उससे हमें मतलब नहीं। जब हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स बैठे होंगे और यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स बैठे होंगे वो भी पता चल जाएगी। तो जब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे इसकी रैंक पता है, तो क्या हम के की रैंक नहीं बता सकते? फिर बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, के वन इज सफिशिएंट। तो आपको एग्जाम में वो रैंक निकालने की एग्जैक्ट जरूरत नहीं है, बस सिर्फ लॉजिकल सोचोगे कि आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, तो बहुत ही आसानी से इसको पता लगा सकते हो कि निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो वन स्टेटमेंट हमारे पास सही हो जाएगा। अब चलिए सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या दे रखा है? जेड इज 22nd फ्रॉम द टॉप। जेड की रैंक दे रखी 22nd फ्रॉम टॉप, और देयर आर ओनली 3 पर्सन रैंक बिटवीन जेड एंड के, और जेड और के बीच में सिर्फ 3 पर्सन है। अब लेकिन तुम के की पोजीशन नहीं बता सकते कि हो सकता है कि इस साइड हो या हो सकता है कि इस साइड हो। अगर इस साइड होगा, इसके बीच में 3% बैठा हो तो के कहीं यहाँ पे होगा। अगर हो सकता है कि इस साइड बैठा हो तो इनके बीच में कितना है? 3% बैठा है तो के कहीं यहाँ पे होगा। तो तुम के की एग्जैक्ट रैंक नहीं बता सकते। ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो अब हमने क्या बताया था कि जब फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाए, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाए, तो ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन ए। मैंने बताया था ना, अगर कोई भी स्टेटमेंट सही हो जाए तो कंबाइन करके कभी भी नहीं देखते, तो इसमें क्या हो गया? वन हमारे पास सही हो गया, तो कंबाइन करना नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन अब ये रहा हमारे सामने। तो देखिए हमारे पास क्या दे रखा? 5 बैग दे रखा LMNOP, जिसकी डिफरेंट वेट है। विच ऑफ द बैग, अच्छा हिंदी में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, वो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, बट इसमें क्या है, हिंदी में क्या हो सकता है कि मैंने ट्रांसलेशन गूगल ट्रांसलेशन का यूज किया, तो हो सकता है कुछ हल्का सा, वैसे तो मैंने चेक कर लिया है, बट हो सकता है हल्का हल्का डिफेक्ट हो। तो अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है तो आप इंग्लिश को वाले को सही मानोगे, क्योंकि इंग्लिश में बिल्कुल सही दे रखा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा? 5 हमारे पास बैग दे रखा है LMNOP, जिसकी डिफरेंट वेट है, तो हमें हैवीएस्ट वेट मतलब बैग फाइंड करनी है। तो कौन सी बैग हमारे पास हैवीएस्ट होगी वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट अब चलिए। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट, ओनली टू बैग, अच्छा देखो अब कभी भी ओनली शब्द आ जाए ना, तो इस पे थोड़ा इसका मतलब समझना है, इसका मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओनली टू बैग्स आर हेवियर देन ओ। हमारे पास टोटल कितने बैग है? 5, 1 2 3 4 5, और कह रहा है ओ से भारी सिर्फ 2 बैग है। तो ओ कहीं यहाँ पे बैठा होगा, तभी तो इससे भारी सिर्फ 2 बैग है ना, सिर्फ ये वाला और ये वाला, क्योंकि ओ से सिर्फ भारी 2 बैग है, तो ओ को तुम यहीं बिठा सकते हो। अगर तुमने ओ को यहाँ बिठा दिया लेट सपोज,
ओ से भारी तो फिर 3 बैग हो जाएंगे, तो तुमको सिर्फ एक ओ को तुम सिर्फ यहीं बिठा सकते, और कहीं नहीं बिठा सकते। ठीक है, अब देखो, ओ इज हेवियर देन पी बट लाइटर देन एम। ओ जो है वो पी से क्या है, भारी है, मतलब पी की पोजीशन कहाँ आएगी, यहाँ पे कहीं पे आएगी, क्योंकि पी जो है, ओ जो है भारी है पी से, मतलब पी इस साइड होगा। बट लाइटर देन एम, बट एम से हल्का है, तो एम की पोजीशन क्या होगी, इस साइड होगी। बट क्या तुम इससे पोजीशन फिक्स कर सकते हैं ना, तो तुम एम की पोजीशन फिक्स कर सकते हैं ना कि पी की पोजीशन फिक्स कर सकते हैं। तो तुम बता सकते हैवीएस्ट बैग कौन सा होगा, नहीं बता सकते ना, तो वन स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। अब चलिए देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या दे रखा, एन इज लाइटर देन ओ। एन जो है वो हल्का है ओ से, और बट हेवियर देन पी, बट एन जो है वो पी से भारी है। एल इज नॉट हेवियर देन, एल इज हेवियर देन ओ। एल जो है ओ से भारी है, ठीक है, बट नॉट द हेवीएस्ट। तो एल जो है हेवीएस्ट नहीं है, मतलब एल के आगे एक और कोई पर्सन आएगा यहाँ पे, क्योंकि एल हमारे पास सबसे भारी नहीं है, तो यहाँ पे तो कोई ना कोई आएगा। और हमारे पास टोटल कितने बैग है, 5 ही बैग है। 4 बैग तो हमने ऑलरेडी बिठा रखे हैं, अब कौन सा बचा हुआ है, एम बैग। अब इसके, अब देखो यहाँ पे कोई ना कोई तो बैठेगा, और बच सिर्फ एक ही बैग बचा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एम बैठेगा, तो क्या हम इसके इसमें फाइंड कर सकते हैं हेवीएस्ट बैग। हाँ, एम जो होगा वो हमारे पास हेवीएस्ट बैग हो जाएगा, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसके इसमें, बी। कंबाइन नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि एक स्टेटमेंट हमारे पास सही हो चुके हैं। दोनों स्टेटमेंट गलत होते हैं तभी हम कंबाइन करते हैं, उससे पहले हम कंबाइन नहीं करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, तो हमारे पास क्या दे रखा, आकांक्षा, बान्या, कैरिल, दिनेश और एल्विस, ईच वन ऑफ है, इस सबके पास क्या डिफरेंट हाइट है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेकेंड शॉर्टेस्ट। तो तुम्हें क्या बतानी है, सेकेंड शॉर्टेस्ट, कौन सेकेंड शॉर्टेस्ट होगा, ये तुम्हें पता लगानी है। ठीक है, चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दे रखा, दिनेश इज टॉलर देन आकांक्षा एंड बान्या। दिनेश जो है इज टॉलर देन आकांक्षा एंड बान्या। बान्या और आकांक्षा में रिलेशन नहीं पता, तो हम ऊपर नीचे लिख लेते, क्योंकि पता नहीं है ना, बान्या हो सकता है ऐसे लंबी लंबा हो, या फिर आकांक्षा लंबी हो सकती है बान्या से, तो हमें पता नहीं, इसलिए हमने ऊपर नीचे लिखा। कोई भी इधर मतलब लेफ्ट राइट जा सकता है, ठीक है, तो ऐसे हमने लिख लिया। तो अब क्या तुम इससे बता सकते हो सेकंड शॉर्टेस्ट, बाकी किसी की पोजीशन नहीं पता नहीं है, तुम कैसे बता सकते हो सेकंड शॉर्टेस्ट। वन स्टेटमेंट गलत हो गया। अब सेकंड देखते हैं, एल्विस इज शॉर्टर देन कैरिल। एल्विस जो है छोटा है किससे, कैरिल से। एंड टॉलर देन दिनेश, बट ये टॉलर किससे है, मतलब लंबा किससे, दिनेश से है। तो अब तुम्हें बताने क्या, तुम इस केस में भी सेकंड शॉर्टेस्ट बता सकते हो, नहीं बता सकते ना, क्योंकि ए और बी की पोजीशन हमें नहीं पता। जब तक हम तुम्हें ए और बी की पोजीशन नहीं पता, तब तक तुम कैसे बता सकते सेकंड शॉर्टेस्ट क्या होगा। हो सकता है ए और बी यहाँ बैठे हो, इस केस में तो सेकंड शॉर्टेस्ट ये हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये दोनों यहाँ ना बैठ के यहाँ बैठे हो, ए और बी, तो फिर इस केस में सेकंड शॉर्टेस्ट कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। या हो सकता है ए यहाँ बैठा हो, बी यहाँ बैठा हो, इस केस में सेकंड शॉर्टेस्ट कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो तुम अभी सिर्फ इतने से डाटा से तुम क्या कर सकते, नहीं बता सकते। हमारे पास सिर्फ इतना ही डाटा दे रखा है ना, ए और बी की पोजीशन फिक्स नहीं है, तो तुम इस केस में भी नहीं बता सकते। अब क्या मैंने बताया था, जब हमारे पास वन और टू दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाए, तो इनको हम क्या क्या करना है, कंबाइन। चलिए वन और टू को कंबाइन करते हैं। जब हमने वन और टू को कंबाइन किया, तो देखो, अब तुम्हारे पास ये डाटा दे रखा है स्टेटमेंट टू का, और ये डाटा दे रखा है स्टेटमेंट वन का, तो हमें इन्हीं दोनों डाटा का यूज करना है, ठीक है। तो देखो, ये तो हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है, सी ग्रेटर देन ई, ग्रेटर देन ई, डी। और देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, डी ग्रेटर देन ए एंड बी, ये दे रखा, ठीक है। अब देखो, तुम्हें क्या पता लगाना है, सेकेंड शॉर्टेस्ट, ठीक है। तो तुम ए और बी में रिलेशन पता नहीं है ना, इसके इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर ये हो सकता है सी ई डी, ए ग्रेटर देन बी, ये हो सकता है एक केस। या फिर ये हो सकता है सी ग्रेटर देन ई, ग्रेटर देन डी, ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन ए। क्योंकि तुम्हें पता नहीं है ना ए और बी के में रिलेशन, तो तुम ये भी केस हो सकता है, या फिर ये भी केस हो सकता है, ठीक है। जब हमें पता ही नहीं है कौन सा केस होगा, तो हम क्या बता सकते हैं, सेकंड शॉर्टेस्ट। इस केस में तो सेकंड शॉर्टेस्ट हमारे पास ए हो जा रहा है, और इस केस में हमारे पास बी हो जा रहा है, तो हम बता ही नहीं पा रहे हैं ना, क्योंकि ए और बी में रिलेशन नहीं पता, तो इस दोनों को कंबाइन करने के बाद भी हम नहीं पता लगा सकते। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी, क्योंकि दोनों को कंबाइन करने के बाद भी हम आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे सेकंड शॉर्टेस्ट कौन सा। लेकिन अगर यहीं पे मान लो क्वेश्चन में पूछा जाता टॉलेस्ट, यहाँ अगर शॉर्टेस्ट की जगह पे टॉलेस्ट दे रखा होता मान लो,
तब हम बता पाते। क्यों बता पाते? क्योंकि देखो यहाँ पे सेकंड टॉलेस्ट कौन सा है? ई ही है ना। ए और बी में हमें रिलेशन नहीं पता, लेकिन ये तो पता है या तो ये केस होगा या फिर ये केस होगा। दोनों केस में सेकंड टॉलेस्ट कौन सा है? ई ही है ना। तो अगर सेकंड टॉलेस्ट पूछता तो हम आंसर बता पाते, तो फिर क्या हो जाता है आंसर ई। लेकिन चूंकि यहाँ पे शॉर्टेस्ट पूछा है और एक और बी की रिलेशन नहीं पता, तो हम नहीं बता सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमारे पास क्या है? ए बी सी डी ई एफ जो है उनके पास डिफरेंट वेट है। तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि मैंने जो अभी क्वेश्चन बताया ना उसी से रिलेटेड है। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए और हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है 4 का। और आप इसका पीडीएफ तो मैंने बताई आपको, टेलीग्राम चैनल हमारे पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे जाके आप पीडीएफ और इसका इसका आंसर मैं लास्ट में बता दूंगा, आप आंसर भी देख सकते हो। @English King 07 इस टेलीग्राम चैनल पे जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, उसमें हमने आंसर प्रोवाइड कर रखे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई कीजिए। देखिए इस केस में हमारे पास क्या दे रखा है? देयर आर क्लास 10 इन द स्कूल एक्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, मतलब हमें क्या करना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करनी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10, मान लेते हैं ये एन है, ये हमें फाइंड करनी है। मतलब फाइंड तो एग्जैक्ट तो पता नहीं लगाना, बट हमें पता मतलब ये लगाना है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 इन दोनों में से कौन सा सफिशिएंट है बताने के लिए कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है। तो चलिए पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। The class teacher of class 10 correctly remembers that the number of students in her class is more than 21 but less than 32। तो इसका कहने का मतलब क्या है? n की वैल्यू 21 से तो बड़ा है। n क्या हमारे पास? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10। तो n से 21 से बड़ा है बट 32 से छोटा है। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो क्या है? एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6 है। अब तुम पता करो कि 21 और 32 के बीच में कौन सा ऐसा नंबर है जो 6 से डिविजिबल है। तो पहला नंबर तो 24 है जो 6 से डिविजिबल है, इसके बाद 30, इसके बाद जा सकते हो? नहीं जा सकते ना, फिर 36 हो जाएगा। लेकिन हमें पता क्या लगाना है? 32 और 21 के बीच में ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे, ग्रेटर देन 21 बट लेस देन 32। तो हमारे पास ये दोनों केस पॉसिबल है। या तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 24 होंगे या 30 होंगे, कितना होंगे वो हमें नहीं पता, हमें और डाटा की जरूरत पड़ेगी। तो इस सिर्फ इस डाटा से हम नहीं बता सकते। अब सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं। और जब भी तुम दूसरे स्टेटमेंट को चेक करो तो पहले वाले स्टेटमेंट को भूल जाना है। चलिए सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल correctly remembers that the difference between the student in class 10 and class 7 is less than 9। मतलब कह रहा है कि क्लास 10 में मान लेते हैं कि m स्टूडेंट्स हैं, क्लास 7 में ठीक है m नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। यहाँ पे हमने क्लास 10 में n माना था, क्लास 7 में मान लेते हैं n। तो m माइनस n, इसकी वैल्यू क्या है? लेस देन 9 है। मतलब जो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, जितने क्लास 7 में स्टूडेंट हैं तो और क्लास 10 में, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? लेस देन 9 होगा। ठीक है, तो देखो, और क्लास 7 में कितने स्टूडेंट दे रखे हैं? 33 दे रखे हैं। देर आर 33 स्टूडेंट्स इन क्लास 7। तो मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे कहीं 33 है। अब तुम्हें डिफरेंस क्या करना है? 9 से छोटा रखना है। तुम यहाँ से क्या करो? 9 आगे जाओ, यहाँ पे कहीं 33 प्लस 9 करोगे तो क्या हो जाएगा? 42। और यहाँ से तुम 9 पीछे चले जाओ तो 33 में से अगर तुम 9 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 24। मतलब कहने का मतलब क्या है? n की वैल्यू जो होगी वो 24 से लेकर के 42 के बीच में होगी। तो कहने का मतलब तो यही हुआ, क्योंकि 33 में तुम 9 जोड़ोगे तो 42 आ जाएगा, और 33 से 9 घटाओगे तो 24 आएगा। तो डिफरेंस इन केस में क्या हो जाएगी? हमारे पास लेस देन 9 होगी, क्योंकि लेस देन 9 दे रखा है ना। इसका मतलब क्या हुआ? n की वैल्यू हमारे पास 24 से 42 के बीच में आ गई। क्या तुम इससे एग्जैक्ट बता सकते क्लास 10 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे? नहीं बता सकते ना। तो हमारे पास 1 और 2 दोनों गलत हो गया। अब मैंने क्या बताया था? जब दोनों गलत हो जाए तो हमें क्या करनी है? कंबाइन। चलो कंबाइन करते हैं। अगर हम 1 और 2 को कंबाइन करते हैं, 1 और 2 को कंबाइन करते हैं तो देखो, स्टेटमेंट 1 में कह रहा है कि हमारे पास नंबर क्या होंगे? 24 होंगे या फिर 30 होंगे। और इस केस में क्या कह रहा है? 24 एंड से लेकर के 32 के बीच में होंगे। ठीक है, तो देखो, क्या 24 हो सकता है? 24 नहीं हो सकता ना, क्योंकि देखो यहाँ पे ग्रेटर देन साइन लगा है, इक्वल का साइन यहाँ पे नहीं लगा।
इसका मतलब 24 नहीं हो सकता, मतलब ये गलत हो गया। अब देखो, अब इसके बीच में से 30 बचा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 30, क्योंकि दो ही केस पॉसिबल था ना फर्स्ट में, या तो 24 हो सकता था या 30 हो सकता था। 24 तो हमने इसलिए कर दिया गलत क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा, तो अब एक ही बच गया ना 30, और जो कि 32 से छोटा भी है। इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएंगे क्लास 10 में, 30। तो 1 और 2 दोनों को कंबाइन करने के बाद हम आंसर तक पहुंच पा रहे हैं, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ई हो जाएगा। ठीक है, होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये भी क्वेश्चन सही है, आप इसको ट्राई कीजिए, मैं बताता हूँ। देखिए 6 पर्सन दे रखे हमारे पास, ए बी ई एफ जी एच आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। हाँ, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 6 पर्सन दे रखे, ए बी ई एफ जी एच आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, फाइंड द सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन। तो हमें क्या करनी है, सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए हम पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या दे रखा, ए इज टॉलर देन जी, ए इज टॉलर देन जी कर लिया। फिर बट शॉर्टर देन एफ, बट शॉर्टर देन बी इज टॉलर देन ई एंड एच। अब देखो ई एच इसमें से कहीं भी नहीं है ना, तो इसको अलग लिखना पड़ेगा। बी इज टॉलर देन ई एंड एच। अब ई एच का रिलेशन नहीं पता, इसलिए हमने इसको ऊपर नीचे लिख लिया। ओनली 2 पर्सन्स आर शॉर्टर देन जी। अब देखो ओनली स्टेटमेंट आ गया ना, जब भी ओनली वाले आ जाए ना तब तुम ड्रा कर लो टोटल कितने पर्सन है, 6, 1 2 3 4 5 6। ओनली 2 पर्सन्स आर शॉर्टर देन जी, तो यहाँ पे तुम कहीं जी को बिठाओगे तभी तो इससे 2 पर्सन छोटे होंगे ना। और दे रखा है एफ इज नॉट द टॉलेस्ट, मतलब एफ की पोजीशन ये नहीं हो सकती। एंड ई इज नॉट द शॉर्टेस्ट, और ई की पोजीशन ये नहीं हो सकती। ये तो हमें पता चल गई स्टेटमेंट्स पढ़ने से, फर्स्ट वाले स्टेटमेंट पढ़ने से। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास डाटा को इस फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना, तभी तुम्हें आसानी से समझ में आएगी कहाँ क्या फिट हो सकता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे देखो जी यहाँ पे भी दे रखा है, जी यहाँ पे भी दे रखा है ना। अब देखो एफ ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन जी, और एफ यहाँ पे नहीं बैठ सकता, और एफ और ए दोनों क्या होंगे, जी के इस साइड आएंगे क्योंकि बड़ा है ना, और एफ यहाँ पे नहीं आ सकता, तो एक ही पोजीशन बचती है, एफ यहाँ पे बैठेगा और ए यहाँ बैठेगा। अब देखो, अब ई यहाँ पे नहीं बैठ सकता, तो ई का पोजीशन क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, या फिर ई यहाँ बैठ हो सकता है। ठीक है, ये दो पोजीशन बच गई ना, क्योंकि ई यहाँ नहीं बैठ सकता। अब देखो ई को अगर तुम यहाँ बिठा दिए ना, देखो बी ग्रेटर कह रहा है, तो बी को कहीं यहाँ पे बैठना होगा, लेकिन इधर तो कोई पोजीशन खाली नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ई यहाँ पे नहीं बैठ सकता, तो ई यहीं पे बैठ सकता है, सिर्फ यहाँ पे बैठ गया। और बी ग्रेटर देन ई है, तो इसका मतलब बी पोजीशन यही बचती है बस। जब बी यहाँ पे बैठ गया तो एच यहाँ पे बैठ जाएगा। तुम्हें क्या बतानी है, सेकंड शॉर्टेस्ट, तो सेकंड शॉर्टेस्ट कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हम बता सकते हैं कि सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन का होगा। चलिए अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं हमारे पास, मोर देन 2 पर्सन्स आर टॉलर देन ई। तो मोर देन 2 है ना, यहाँ पे ओनली का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, तो इसको अभी हम थोड़े बाद में देखेंगे, पहले नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एफ इज टॉलर देन ए एंड जी, एफ इज टॉलर देन ए एंड जी। उसके बाद एच इज शॉर्टर देन ई, एच इज शॉर्टर देन ई। बी इज टॉलर देन ए, बी इज टॉलर देन ए। अब देखो इतनी सारी स्टेटमेंट हमारे पास दे रखी है, और ये स्टेटमेंट क्या दे रखा है हमारे पास, मोर देन 2 पर्सन्स आर टॉलर देन ई। मतलब ई से जो है, देखो अब यहाँ पे तुम एक बार कितने पर्सन टोटल, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 पर्सन हमने बना लिए। कह रहा मोर देन 2 पर्सन्स आर टॉलर देन ई। तो ले देखो, एक तो तुम यहाँ बैठा सकते हो ई को, मोर देन 2 पर्सन्स मतलब या तो 3, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6। 6 तो कर 5 से ज्यादा थोड़े कर सकते हो, क्योंकि ई अगर तुम यहाँ पे बिठा दोगे तो इससे ज्यादा तो सिर्फ 5 ही पर्सन हो सकते हैं ना। लेकिन ई सबसे लास्ट पोजीशन पे नहीं बैठ सकता, क्यों, क्योंकि एच ई ग्रेटर देन एच है, तो 5 भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ 3 और 4 पॉसिबल। तो या तो ये केस हो सकता है, या फिर 1 2 3 4 5 6 बिठा दिया तुमने, और ई यहाँ पे बिठा दिया कहीं पे।
और कोई केस पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि पहला तो दे रखा कि मोर देन 2 पर्सन्स आर टॉलर देन ई, तो हमने यहाँ पे 3 आदमी यहाँ पे बिठा दिए और 4 यहाँ बिठा दिए। लेकिन तुम जब ई को लास्ट पोजीशन पे नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि ई ग्रेटर देन एच है। ठीक है? तो इस केस में तो एच यहाँ बैठा दोगे तुम, लेकिन क्या इस केस में बैठा सकते हो? एच कहाँ बैठेगा तुम्हें पता ही नहीं ना, यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे, यहाँ बैठेगा। इस केस में तो सेकंड शॉर्टेस्ट ई हो जाएगा, लेकिन इस केस में तो अलग ही आएगा ना। तो यानी कि इस केस से तुम नहीं बता सकते सेकंड शॉर्टेस्ट कौन सा होगा। हमारे पास क्या हो जाएगी कि सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, तो सिर्फ हमारे इस केस में ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ए हो जाएगा। ठीक है? आप होप आपको इतना समझ में आया होगा। हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको पार्ट वाइज पार्ट लाता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो और आप आगे का भी वीडियो, क्योंकि इसमें बहुत सारे केसेस पॉसिबल है ना। अभी तो हमने सिर्फ रैंकिंग एंड ऑर्डर डिस्कस किया है, इसके बाद हमारे पास डे एंड डेट का भी आ जाता है। जैसे पजल में देख लो, पजल में हमारे पास क्या हो जाते हैं फ्लोर के क्वेश्चन आएंगे, डे एंड डेट के क्वेश्चन आएंगे। इस हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट है। सीटिंग अरेंजमेंट में हमारे पास मेंस के सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करा दूंगा अगर आप चाहोगे तो। ठीक है? सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ जाएंगे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्शन के क्वेश्चन आएंगे। तो सारे अगर आप चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, तो हम इसकी वीडियो बना करके हम सारे क्वेश्चन एक वीडियो में फिर से डिस्कस कर दूंगा। इस वीडियो पर अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं इन सारे चैप्टर को भी, सारे मतलब मेरे पास सारे क्वेश्चन पड़े हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो, देखो मेरे पास ये सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, देख सकते हो आप। और आपको मैं मेंस के क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पास हमारे पास सीजीएल 2022 के जो टीयर 2 के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मेरे पास पड़े हुए हैं। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है इस वीडियो पे, तो मैं सारे क्वेश्चन को भी डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी वीडियो से आपका सारा कवर हो जाएगा। ठीक है? तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ जितना पहुंचा सकते हो उन्हें पहुंचा दो। ठीक है? चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।